स्टडी पॉइंट। फिर आज के इस वीडियो में गैस हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ एसएसटी क्लास 7 कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। इन्वायरमेंट इन इट्स ट्रू सेंस कैन बी डिफाइंड एज ऑल दैट सराउंड अस। इन्वायरमेंट को हम लोग ट्रू सेंस में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास है सब कुछ इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live। यानी कि जो है इन्वायरमेंट जो है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि जो भी हमारे लाइफ में बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं सबका जो है एक हमें प्रोवाइड करने वाला एक सिस्टम है, उसे हम क्या कह रहे हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? एयर प्रोवाइड करता है जो कि हम ब्रीथ करते हैं, जिससे सांस लेते हैं। एयर नहीं रहता तो कि जिंदा रह पाते हैं? नहीं रह पाते हैं। और वाटर देता है पीने के लिए, अगर वाटर नहीं आता तो हम जिंदा रह पाते नहीं। फूड भी देता है खाने के लिए, जगह भी देता है जहाँ पर हम अपने अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े स्कूल्स, जहाँ बड़े बड़े अपने हम घर बना के शान से जीते हैं ना, वो लैंड भी इन्वायरमेंट ही आपको देता है। तो गाइस सारा कुछ जो है ना गाइस, आपका बेसिक जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ना, सब कुछ इन्वायरमेंट से मिलता है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं। It also includes plants, animals and a large variety of man-made things which are necessary for our living। यहाँ पर जो होता है इस environment में आपको प्लांट्स एनिमल्स तो होते ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैन मेड थिंग्स यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए कुछ ज़रूरत वाले सामान जो है वो भी यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट में अवेलेबल रहता है। जैसे कि बल्ब हो गया, टेलीविज़न हो गया, फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, तरह तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी वस्तु हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सामान हैं और बहुत सारे बहुत सारे जो है सामान मैन मेड द्वारा बनाए गए हैं। अगर वो भी नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है गाइस। अब आगे आ जाते हैं। सो थस इन्वायरमेंट हैज़ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट्स। सो यहाँ पर कह दिया गया है, ये इन्वायरमेंट ने मान लिया कि जो नेचुरल और मैन मेड एलिमेंट्स दोनों ही बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। अगर नेचुरल प्लांट्स नहीं हुए, एयर नहीं हुआ, ये सब जो है नेचुरली है वो नहीं रहा तो हम नहीं रह पाएंगे। अगर ये नेचुरल सामान रहे और मैन मेड एलिमेंट्स नहीं रहे तो तब भी जीने में कोई आनंद नहीं होगा। तो गाइस नेचुरल और मैन मेड एलिमेंट दोनों ही इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी फर्दर bifurcated into two groups, द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट है, इसने क्या किया है, दो ग्रुप बांटे हैं। बिफुरकेटेड मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ को बांटना, यानी एक चीज़ को दो में बांटना। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को दो तरीके से दो ग्रुप में बांटा हुआ है। पहला तो फिजिकल इन्वायरमेंट और दूसरा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो चलिए अब हम लोग जो है फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। सो गैस वीडियो कर देना गाइस लाइक, बहुत मेहनत लगती है गैस वीडियो बनाने में गैस, सो यार वीडियो लाइक कर देना जल्दी से। चलिए फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर। जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसमें सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये याद कर लो, फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों याद कर लो। पहले यहाँ पर तो हम लोगों ने समझा कि जो है दो ग्रुप्स होते हैं इन्वायरमेंट के। पहला तो होता है फिजिकल इन्वायरमेंट और एक बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब एक होता है फिजिकल इन्वायरमेंट, होता क्या है, इसमें सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे एग्जांपल में हो गया लैंड, वाटर, एयर। अब समझते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट सिंपली जो होगा, इसमें नॉन लिविंग थिंग होगा फिजिकल में, तो बायोलॉजिकल में लिविंग थिंग्स होंगे। द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल्स। सारे जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है इंक्लूड हैं ऑल लिविंग थिंग्स, जैसे कि जिसमें ऑल लिविंग थिंग्स आते हैं, जिसमें इंक्लूड रहते हैं जैसे प्लांट और एनिमल, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। मैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हु सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायर्ड नीड फ्रॉम बोथ पार्ट्स ग्रुप ऑफ द इन्वायरमेंट। मैन जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, जो कि हमें सेटिस्फाई, ये ऐसा एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है मैन, जो कि सारा चीज़ करने के लिए सेटिस्फाई है और इसको जितने भी रिक्वायर्ड नीड्स हैं ये दोनों मतलब इन्वायरमेंट से ले सकता है, फिजिकल से भी और बायोलॉजिकल से भी।
द टू कॉम्पोनेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट इज द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल, जो हमारा दो कॉम्पोनेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट का वो है फिजिकल और बायोलॉजिकल, आर लार्जली इंटरडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। और जो फिजिकल और बायोलॉजिकल होता है ना गाइस, ये पूरी तरीके से ना लार्जली बहुत अच्छे तरीके से पूरी तरीके से जो है ना एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते अलग अलग। क्यों नहीं कर सकते? देखो भाई, फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आएगा, सारे नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि हम लोगों ने भी पढ़ा लैंड वाटर एयर, ये नहीं रहेंगे और फूड नहीं रहेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एयर हो गया। एयर में से क्या क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ ही साथ में हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मतलब इसमें अवेलेबल होता है हमारे एयर में, तो हमको ऑक्सीजन इससे मिलता है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन हो गया, ठीक है गाइस, अभी आपको अच्छे से ऐसा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। पहले तो कुछ पॉइंट हो गया वो छोड़ो, अब इतना अच्छे तरीके से सुनो। फिजिकल एनवायरनमेंट में एयर हुआ, ऑक्सीजन मिल रहा है, और बायोलॉजिकल में मैन हुए यानी हम जो सांस लेते हैं इंटरडिपेंडेंट हुए, क्योंकि अगर जब एयर में से हमें जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे? कैसे हम जीवित रहेंगे? लैंड नहीं रहेगा, हम घर कहाँ बनाएंगे? अपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स कहाँ बनाएंगे? स्कूल कहाँ बनेगा? कहाँ हम पढ़ने जाएंगे? और साथ में अगर भोजन नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा, तो हम पिएंगे क्या, खाएंगे क्या? हमारा जो मैंने एक और वीडियो डाला है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें मैंने बताया है कि जो है फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिविंग जीने के लिए। तो गाइस आपको ये भी पता हो गया। तो यार फूड नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा, तो हम जिएंगे कैसे? अपने आप को ग्रो कैसे करेंगे? अपने डैमेज पार्ट्स को कैसे रिपेयर करेंगे? ठीक है, तो ये दोनों जो कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के, बायोलॉजिकल और फिजिकल, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। एनी मेजर चेंज इन द फिजिकल इन्वायरमेंट इज बॉर्न टू ब्रिंग ए चेंज इन द accompanying बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और अगर थोड़ा सा भी या कोई भी बड़ा सा चेंज फिजिकल इन्वायरमेंट में होता है तो वो जो है कुछ ना कुछ चेंज लाएगा ही बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। द चेंज कैन बी सडन और ग्रेजुअल, जो चेंज होगा वो अचानक हो सकता है या धीरे धीरे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल टेक्स ईयर टुगेदर एंड कैन नॉट बी विजुअल थ्रू अवर सेंस। और जैसे हम लोग ग्रेजुअल की बात करें यानी कि धीरे धीरे जो होता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ सॉइल क्या होता है, जब पेड़ हम लोग काट देंगे सारे, बहुत सारे पेड़ डिफोरेस्टेशन जो होते हैं, पेड़ काटते हैं, तो जब बारिश होता है तो जो सॉइल जो होता है एक जगह से हट के दूसरी जगह जाता है, वहाँ पर क्या होता है, फिर बाढ़ आ जाता है। तो ये बहुत मतलब, और सॉइल का क्या होता है, इरोशन हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, वहाँ पर जो है ख़त्म हो जाएगा सॉइल। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, 5, 6, 10, 15 साल लग जाएंगे इसको। लेकिन कुछ सडन चेंजेस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो ब्लास्ट हो गया और सुनामी आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, सडन चेंजेस होता है। और ये दोनों चेंज जो है बायोलॉजिकल और फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों में एक ना एक चेंज लाएगा ही लाएगा। फोर स्फीयर ऑफ इन्वायरमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार। चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है तो मैंने सोचा कि पार्ट 1 ही में ख़त्म कर देते हैं, पार्ट 2 में हम लोग समथिंग टू नो सारे कंप्लीट कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो चलो इसमें सारा चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। ये 4 स्फीयर ऑफ इन्वायरमेंट जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। ये लास्ट है, लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, थोड़ा सा लंबा हो गया यहाँ पर लेक्चर। द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 4 स्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो ब्रॉडली, यानी अगर बड़े बड़े, पहले तो हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, फिजिकल और बायोलॉजिकल में हो जाता है, 2 में होता है, लेकिन ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो 4 में होता है, 4 स्फीयर में होता है। 4 स्फीयर क्या होगा, स्फीयर क्या कहते हैं, बॉल जो होता है स्फीयर होता है, अर्थ क्या है, स्फीयर साइज है। तो स्फीयर में यानी कि अलग अलग गोल में, ये 4 गोल हैं हमारे इन्वायरमेंट के। तो एक है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। ईच ऑफ दिस इज यूनिक इन इट्स वन वे and support of others in sustaining life forms on our planet called the Mother Earth. जो each of this is unique in its one way. ये जो है सारे जो है इसमें जो भी जितने भी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये जो भी चारों बॉडी डिवाइडेड है, ये अपने अपने में यूनिक है और ये सपोर्ट करता है हम लोग को जीने के लिए और हमारा जो प्लेनेट है उसे मदर अर्थ बनाता है और बहुत ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से
हमें जीने में मदद करता है। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्फीयर ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे अब सारे जो इतने भी है ना स्फीयर, 4 स्फीयर, इस सब के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलो, लिथोस्फीयर, द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर इज स्फीयर ऑफ रॉक्स। अगर लिटरल मीनिंग की बात की जाए लिथोस्फीयर की, तो ये स्फीयर ऑफ रॉक्स होता है, यानी कि पत्थर का गोला। द अर्थ सॉलिड लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अर्थ का जितना भी सॉलिड लेयर है, यानी कि ज़मीन जो होता है, जहाँ लैंड, जहाँ पर अपना घर हम बनाते हैं, तो वो जो लैंड होता है वो लिथोस्फीयर में आता है। लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर इन थिकनेस। और अगर बात करें ना लंबाई में तो बहुत ज़्यादा है ये लिथोस्फीयर, पर अगर हम बात करें थिकनेस में तो ये 100 किलोमीटर थिक है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक इसका जो है 100 किलोमीटर है। जहाँ पर अपना घर बनाया ना गाइस, आप लोगों ने घर बनाया है, जहाँ पर जो आपने घर बनाया ना गाइस, उसके जो ऊपर और नीचे, अगर ऊपर तो आपका घर है, उसके नीचे तक जाओगे ना तो 100 किलोमीटर तक ठीक है हमारा जो लिथोस्फीयर है। द uppermost part of the lithosphere is composed of rocks rich in silica and aluminium called सियाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछता है लिथोस्फीयर का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, या आप क्लास 7 में चले गए हैं, थोड़ा सा आपका लेवल जो होता है ऊपर चला जाता है, आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात जो है बताई जाती है। तो ये अगर आपको कोई रास्ते में चलते हुए जो अगर कोई अच्छा जियोग्राफी का अगर टीचर है, अगर वो आपसे पूछ देता है कि अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर क्या होता है, तो आपको बस यही होता है। आंसर बहुत इजी है। देखो, रिच जो सिलिका होता है, आपको बस इतना समझना है कि एक सिलिका है। सिलिका के बारे में बस आपको कुछ नहीं जानना है अभी, बस सिलिका एक है, बस आपको बस इतना याद करना है, रिच इन सिलिका में ज़्यादा, और एल्युमिनियम जिसमें होता है उसको हम सियाल कहते हैं, और सबसे अपर मोस्ट ऑफ लिथोस्फीयर होता है। आगे के क्लासेस में 8-9 में आपको सिलिका बहुत अच्छे तरह से समझाया जाएगा। अभी आपको उतना लेवल नहीं है कि आपको बताया जाए। बिलो द सियाल क्या कहते हैं, एल्युमिनियम को क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। रिच इन सिलिका और एल्युमिनियम को हम लोग सियाल कहते हैं। ये अपर मोस्ट ऑफ लिथोस्फीयर का अपर मोस्ट पार्ट होता है। उसके नीचे, सियाल के नीचे क्या आता है, रॉक्स आर मेनली रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। ऐसे रॉक जो कि सिलिका में तो रिच होते हैं और उसमें मैग्नीशियम होता है, उसको हम कहते हैं सीमा कहते हैं। विच इज़ जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ द ओशियन बेसिन्स। और ये कहाँ पाया जाता है, पानी होता है ना, ओशियन होता है ना, ओशियन के नीचे का जो बॉटम वाला पार्ट होता है ना, उसको हम सीमा कहते हैं। Thus, lithosphere is the part of the earth which provides us land over which we live. It provides soil for the plant and it's also a source of all minerals wealth. तो यहाँ पर लिथोस्फीयर का एंड होता है, और लिथोस्फीयर के लास्ट में थोड़ी बड़ाई कर दी गई है। यार लिथोस्फीयर हर चीज़ की बड़ाई यहाँ पर ना कर ही देते हैं। चलो बड़ाई सुन लो इसकी, इसने अपना जो है लिथोस्फीयर का बड़ाई यहाँ पर सुन लो। लिथोस्फीयर जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लैंड बहुत, ये हमें प्रोवाइड करता है, लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जहाँ पर हम लोग अपना घर बना कर रहते हैं। और ये जो हमें प्रोवाइड करता है सॉइल, प्लांट लगाते हैं उसमें तो सॉइल का जरूरत तो पड़ेगा ना, इस वजह से। और मिनरल भी इसमें बहुत सारे होते हैं, तो ये प्लांट्स को लगने में और सॉइल की जो है मदद करते हैं। तो इसकी बड़ाई की बात हो गई। अब चलो आ जाओ एटमॉस्फेयर में। अभी हम लोगों ने ऊपर जो था हम लोग पढ़ा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। अब आ गई एटमॉस्फेयर की बारी। अब भाई एटमॉस्फेयर का जो है हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, चीरफाड़ करेंगे। अब क्या है एटमॉस्फेयर, द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज द स्फीयर ऑफ एयर। भाई अभी समझा लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, तो स्फीयर ऑफ रॉक आया, यानी कि पत्थरों का गोला। और अब कह रहे हैं ये स्फीयर ऑफ एयर, यानी कि हवा का गोला। और गाइज ये एयर जो होता है ना भाई, हमारे लाइफ में ना सबसे बड़ा ये इसका जो योगदान है भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। इसको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ भाई। लाइक करके आप भी एयर को थैंक यू बोल देना कि भगवान ने एयर बनाया है गाइस। तो यार दिल से भाई, दिल से लाइक करना, मैं दिल से बता रहा हूँ ना, ये जो एयर है ना बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है। The atmosphere is composed of a mixture of gases which form and envelop around the earth. Atmosphere क्या होता है, एक गैसेस का मिक्सचर होता है जो कि अर्थ के इन्वॉल्व होता है, यानी कि अर्थ के ऊपर चारों तरफ से इसको घेर रखा रहता है। क्या एटमॉस्फेयर घेर रखता है, एयर को घेर के रखा हुआ है इसने। इट इज़ ए गैसियस इन्वॉल्व एक्सटेंड अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मेरे भाई सुन लो ये मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं होगा तो मेरा नाम क्या। अभी लिथोस्फीयर पढ़ाना,
100 किलोमीटर ठीक था, पर भाई ये एटमॉस्फेयर तो भाई इसने तो हद ही पार कर दी। एटमॉस्फेयर जो होता है अर्थ के, अगर ऊपर की बात करें, अर्थ तो पूरा हो गया, अर्थ के ऊपर से जब इसका लेयर स्टार्ट होता है ना और उसका लेयर ख़त्म होता है 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी 1600 किलोमीटर का इसका जो है एक लेयर है, एक इन्वॉल्व है, एक गैसियस इन्वॉल्व एक्सटेंड करता है ये 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। Of the total mass of the atmosphere, 99% exist within 32 किलोमीटर of height from the earth surface। और यार यहाँ पर थोड़ी, अरे भाई मुझे लगा इन्होंने यार पूरी यहाँ पर ना हद पार की। उसके बाद यहाँ पर क्या ही बताएं, इन्होंने कह दिया कि जो इसका जितना भी मास होता है एटमॉस्फेयर का, मेन जितने भी गैस होते हैं उसमें 99% जो होते हैं ना सब कुछ, वो 32 किलोमीटर हाइट पर ही सारे आ जाते हैं अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर 32 किलोमीटर तक जो है 99% जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद 1600 से 32 घटा लो, 32 के घटाने के बाद जो आएगा ना भाई वो उतना 1% रखता है। भाई क्या ये हद कर देते हैं यार ये। Among the 4 major elements of environment, atmosphere is the most dynamic in nature, where change occurs not only from one season to another, but also within a short period of time, say a few hours। भाई मैंने आपसे पहले ही कह दिया था यार, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर होता है। ये एक बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे नेचर के लिए। और ये जो होता है ये ज़रूरी नहीं है खाली, ये सिर्फ जो वन सीजन टू अनदर के लिए नहीं है। ये जो एयर होता है, ये जो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर है, वो एक सीज़न के लिए, अलग सीज़न के लिए तक नहीं है। ये शॉर्ट पीरियड, यानी कि हम छोटे पीरियड को भी कह सकते हैं, फ्यू आवर्स तक के लिए ये जो है यार इम्पॉर्टेंट है। दिस सडन चेंज प्रोड्यूस चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन विद इफेक्ट अवर लाइफ बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट। मतलब कि जो ये होता है ना भाई, मैं बता देता हूँ आपको कि जो फ्यू आवर्स भी जो होता है ये आपको हार्म कर सकता है। अगर फ्यू आवर्स भी इसका जो है ना प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा एयर का ना, तो ये आपके जीवन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समाप्त कर सकता है। एटमॉस्फेयर का इतना बड़ा योगदान है भाई, दिल से लाइक कर दो। किस लिए? तो इस भगवान ने एयर जैसा एलिमेंट भी इस दुनिया में दिया है, इस वजह से। चलो अब आ जाता है हाइड्रोस्फेयर। भाई यहाँ पर इसका हम यार एटमॉस्फेयर का जो यार लिथोस्फेयर ने तो बढ़ाई की, यहाँ पर एटमॉस्फेयर का यार ये बढ़ाई ना मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। ठीक है, अब आ जाओ हाइड्रोस्फेयर में। हाइड्रोस्फेयर रेफर्स टू द स्फीयर ऑफ वाटर। अरे भाई विच प्रेजेंट इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? अभी हम लोगों ने स्फीयर ऑफ रॉक पढ़ लिया, स्फीयर ऑफ एयर पढ़ लिया, अभी स्फीयर ऑफ वाटर पढ़ना बाकी है, पढ़ लो। स्फीयर ऑफ वाटर यानी कि इसमें आता है पानी। आहा कितना निर्मल होता है, यानी कि इसके अंदर जो होता है ना यार, मैं बता दूँ, सच्ची बता रहा हूँ, पानी जो होता है ना, अगर आपको प्यास लग रही रहती है ना, भूख लगा रहता है, ठीक है भूख लगा, ये थोड़ा सा कम भूख लगा हुआ है, तो आपके सामने कोई एकदम सूखा रोटी और सब्जी लाए तो यार उसको आप, और एक समय डोसा लाए, वो अलग चीज़ है। पर भाई अगर आपको प्यास लगती है ना, तो यार वाटर, इसमें कुछ स्वाद ही नहीं होता है, पर वाटर इतना आपको अमृत लगेगा ना भाई, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब क्या इस भगवान ने ऐसा बनाया है, इसमें कुछ टेस्ट नहीं होता है, तब भी इतना इसका इम्पोर्टेंस है। और ये कहाँ होता है वाटर? ओशियन में होता है, रिवर में होता है, लेक में होता है, और अदर वाटर बॉडीज़ में होता है अर्थ सरफेस पे। द प्लानट अर्थ इज ऑफ्टन कॉल्ड द वाटर प्लानट और द ब्लू प्लानट बिकॉज ऑफ एब्यूडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। भाई अभी तो एयर पढ़ा ना, ये वाटर जो है ना, वाटर हाइड्रोस्फीयर सबसे बड़ा है। मतलब कि हमारे अर्थ में इतना पानी है, मतलब उसमें तो बहुत सारे बिना पीने वाले पानी है, मतलब उससे पी नहीं सकते हैं, पर उसमें कुछ साफ पानी भी है, लेकिन इतना पानी है ना, मतलब कि अगर आप इमेजिन करो कि अगर आप ऊपर आकाश में हो और अगर आप अर्थ को देखते हो, तो उसमें जो है आपका लैंड कम, वाटर ज़्यादा दिखता है। इसी वजह से इसको हम वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट कहते हैं, जिसके वाटर की जो है, इसका वाटर जितना ज़्यादा है इसके अर्थ के सरफेस पे, इसी वजह से इसे वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट कहते हैं। द वाटर बॉडीज दैट इंक्लूड रिवर, लेक, सीज एंड ओशियंस कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। भाई साहब सुन लो, मेरी बात सुन लो, जो यहाँ पर लैंड होता है ना, वो सिर्फ 29% लैंड है हमारे अर्थ के सरफेस पे, और रिवर, लेक, सी, ओशियन को मिला के 71% पार्ट भाई हमारे अर्थ का वाटर में है। भाई सुन लो,
इम्पॉर्टेंट है, आएगा कि कितना परसेंट जो हमारा अर्थ का सरफेस पे कितना परसेंट वाटर है, तो वो 71% होगा। The distribution of water is not uniform in both the northern and southern hemisphere। और ये जो होता है दोनों में सेम नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि फॉर्मल नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि दोनों में सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है इसमें टोटल कवर्ड एरिया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो 43% वाटर है, टोटल एरिया के मुताबिक 43% क्या है, वाटर है। और जो है 53% जो है क्या है, 53% आपका वाटर साउदर्न हेमिस्फेयर में है। अब आ जाओ आगे, ओशियन होल्ड 96.5% वाटर ऑन द अर्थ। जो ओशियन है ना 96.5% जो पानी है वो अर्थ का, पृथ्वी का ओशियन ही में है। और जो रेस्ट बचे हुए क्या हो गया, तो 5% इधर, 97 3.5 यानी कि 3.5% जो है वाटर वो कहाँ पे है, तो आइस के फॉर्म में है, वाटर वेपर के फॉर्म में है, अंडरग्राउंड वाटर में है, रिवर और लेक्स में है। तो ये पूरा हाइड्रोस्फीयर हो गया, सारा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, सारा पॉइंट नोट कर लो। क्या पॉइंट है इसमें, 71% जो है हमारा अर्थ सरफेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 43% है और साउदर्न हेमिस्फीयर में 53% वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर ओशियन जो है 96.5% जो है होल्ड करता है वाटर, और जो 3.5% जो बच जाते हैं वो ये जो हमारे आइस, वाटर वेपर, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स और लेक्स होल्ड करते हैं। लास्ट जो है ये हमारा स्फीयर है। अभी सब कुछ समझ लिया हम लोगों ने भाई, सब कुछ समझ गया। आधा पॉपकॉर्न का जो है डिब्बा ख़त्म हो गया, आधा से ज़्यादा हो गया, और ये लास्ट टॉपिक है, पूरा ख़त्म कर दो अपने पॉपकॉर्न को। तो चलो इसको भी अब पढ़ लेते हैं। बायोस्फीयर लास्ट स्फीयर है, लास्ट स्फीयर हमारे इस चैप्टर का। द वर्ड बायोस्फीयर लिटरल मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ। भाई स्फीयर ऑफ लाइफ, सब कुछ भाई ऊपर चला गया यार माइंड के ऊपर। अभी लैंड पढ़ लिया, स्फीयर ऑफ लैंड पढ़ लिया, स्फीयर ऑफ वाटर पढ़ लिया, और स्फीयर ऑफ जो है हमने एयर पढ़ लिया। पर भाई स्फीयर ऑफ लाइफ क्या है, हाँ तो ये जो बायोस्फीयर है ना एक नैरो जोन है, जो कि इन तीनों जो हमारा यहाँ पर फोटो देखो, ये जो एटमॉस्फेयर है और हमारा वाटर है, लैंड है, यानी कि एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर, यहाँ पर लैंड वाला में लिथोस्फेयर आ जाएगा, वाटर वाले में हाइड्रोस्फेयर आ जाएगा। तो इन तीनों के को मिला कर ना ये बीच में जो होता है ना बायोस्फीयर बनता है, और ये तीनों के कॉन्टेक्ट से जो है लाइफ को एक्सिस्ट करता है। तो एटमॉस्फेयर से ये क्या करता है, तो प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, द मेन क्लाइमेट इलेक्ट्रेशन गैस, जो क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं द मेन क्लाइमेट एल्टीरिंग गैस। जो प्लांट क्या ऑब्जर्व करता है इससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, और प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। अब सॉइल, लैंड क्या प्रोवाइड करता है, डेड लीव्स ऑफ प्लांट एड न्यूट्रिशन टू द सॉइल, इंसेक्ट एंड एनिमल ब्यूरो हेल्पिंग द सॉइल ब्रीथ, और जो है ब्रीथ करते हैं सॉइल की मदद से, जो अंदर रहते हैं इंसेक्ट्स और डेड लिव्स अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। अब वाटर क्या करता है, ट्रीज और अदर प्लांट्स रिड्यूस रन ऑफ द कंट्रोल ऑफ फ्लड, और जो अगर बारिश होती है ज़्यादा तो फ्लड को क्या करता है, ट्री और रोकते हैं, और पानी देते हैं। सबका आपको यूजेस पता ही है। तो ये तीनों जो है ना स्फीयर को मिला के एक स्फीयर बनता है, बीचों बीच जो होता है वो होता है बायोस्फीयर। Most of living organisms like plants, animals and microbes present on the earth are found on or near the earth surface of the land। और जो जितने भी प्लांट हो गए, एनिमल, माइक्रोब्स हो गए, ये अर्थ के कहाँ पर रहते हैं, तो लैंड में रहते हैं, वाटर पे रहते हैं, एयर में रहते हैं। जैसे उड़ने वाले बर्ड्स हो गए तो एयर में रहेंगे, वाटर्स में हमारे फिश रहते हैं, लैंड में हमारे प्लांट्स रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं रहते हैं। ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, दे आर कैपेबल टू चेंजिंग इट। ह्यूमन बींग जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बायोस्फीयर का, क्योंकि कैपेबल होते हैं। एनिमल में क्या ताकत भाई एनिमल का राजा होगा राजा, ठीक है, एनिमल का राजा होगा शेर, पर भाई यहाँ के तो राजा हम ही हैं। बस हमारा ही शासन चलेगा, पूरे का पूरा अर्थ भाई हमारा ही शासन चलेगा, किसी का नहीं चलने देंगे भाई, बस हम ही हैं। बस एनिमल वैमिनल कुछ नहीं भाई, हम मैन बन गए भाई, हो गया। चलो ठीक है, मैन है
सब कुछ है। तो ये जो मैन होता है ना, इसके पास ऐसा पावर होता है कि ये बायोस्फीयर को चेंज कर सकता है। तो कैसे चेंज कर सकता है? मतलब कि द अर्थ इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। जो अर्थ है पूरी तरह से डाइवर्सिटीज़ से बना हुआ है। डाइवर्सिटीज़ मतलब क्या हो गया? मतलब कि एक दूसरे के समझौते से बना हुआ है। यानी कि अगर जो पूरा अर्थ जो है ना, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये सबके एक साथ मिलने के कारण बना है, सबको एक साथ रहने के कारण। देयर इज डाइवर्सिटी इन लैंड, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब में डाइवर्सिटी है, एक साथ रहने का रहते हैं ये। दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिटीज हैज़ एक्यूड लार्जली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग इन द एमरजेंस ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट ऑफ डाइवर्सिटीज। अर्थ पूरी तरह से डाइवर्सिटीज से बना क्या डाइवर्सिटीज से बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि सारे लोग समझौते से रहते हैं, समझौते से। अगर वाटर, एयर, सॉइल हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, सब एक साथ रहते हैं, तभी तो ये अर्थ बना हुआ है, ये बना हुआ है। द प्रोसेस ऑफ diversification has occurred largely over a long period of time, resulting in the emergence of a new species of plants and animals. This change create biodiversities on the earth. मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर ये जब तक हमारे पास डाइवर्सिटीज़ है ना, इसमें से कोई भी आदमी जा नहीं रहा है, प्लांट नहीं कभी ख़त्म हो, लैंड कभी नहीं ख़त्म हो, ये सब ख़त्म नहीं होंगे। जो डाइवर्सिटीज़ बना रहे हैं, वाटर ख़त्म ना हो, ये सब अगर रहेंगे तो हम लोग लॉन्ग पीरियड तक जो है हम लोग क्या अपने अर्थ को बनाए रखेंगे, जमा कर रखेंगे, एक तरफ पकड़ के रखेंगे, टेक्नोलॉजी को बढ़ाते रहेंगे। और अगर ऐसा कोई इमरजेंसी का टाइम हुआ कि जहाँ पर एनिमल्स और सब ख़त्म हो जाएंगे, तो जो है ये बायोडाइवर्सिटी जो है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, ये अर्थ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ passed the Wildlife Protection Act in 1972 to protect and conserve this biodiversity. मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसने एक नोटिस पास की थी 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसका नाम। क्यों किया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ने, इंडिया के गवर्नमेंट ने कब पास किया? तो 1972 में। क्यों किया? टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटीज़, जो प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को ये लॉन्च किया गया था, ये नोटिस। अंडर दिस एक्ट पोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड। पोचिंग मतलब किसी को, जानवर को मार कर खा जाना, पकड़ लेना, हंट करना, उसको मार देना, हंटिंग करना उसका, ये सब को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। वायलेशन ऑफ दिस एक्ट इज़ ए पनिशेबल क्राइम अंडर लॉ। और अगर कोई इसके रूल को तोड़ देता है, अगर कोई इस रूल को तोड़ देगा, इस एक्ट को तोड़ देगा, तो भाई उसको क्राइम जो है, क्राइम अंडर लॉ से उसको पनिश कर दिया जाएगा। जैसे अभी तो सलमान खान को आप देख ही रहे हो, उन्होंने काले हीरोइन को उठाया, गलती से उन्होंने फिल्म शूटिंग में थोड़ा उसे गलती से उनसे क्या हो गया, उसको चोट लग गया और वो क्या हो गया, मर गया। अभी तक उस पर अभी तक क्राइम लॉ चलते ही जा रहा है। ठीक है, तो ये बात है। तो ऐसा ये सब क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अगर कोई ऐसा करता है गलत काम, तो उस पर क्राइम अंडर लॉ चलाया जाता है। इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है उसका ड्यूटी नहीं है, ये हमारी भी ड्यूटी है। हम भी जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस, मतलब कि अगर हम सबको देखते रहेंगे, प्रोटेक्ट करते रहेंगे वाइल्ड लाइफ, बट ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल। ये जो सबको प्रोटेक्ट करेंगे, सबको बताएंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सब लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो यार हमें जो है हमेशा डाइवर्सिटीज़ के साथ रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, जो हमारा जो अर्थ है वो आगे तक जाए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहे, और हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकें, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी को जो है ला सकें। ठीक है, अब आ जाओ डू यू नो में। सम क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर इंडियन इन फॉरेस्ट ऑलेट, गैंगेज शार्क, टाइगर टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, लॉथर लीदर बैक टर्टल एक्सेट्रा। Presently there are 102 नेशनल पार्क्स एंड 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। और इंडिया में 102 नेशनल पार्क्स और 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है। क्यों? कि जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हो गए हैं, जैसे फॉरेस्ट ऑल्ट हो गया, गैंगेज शार्क हो गया, टाइगर टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, लेदर बैक टर्टल, ये सब जो होते हैं एनिमल्स के नाम है, जो कि अब इंडेंजर्ड में हो गए हैं, बहुत उनका कम प्रजाति बचा है। इनको बचाने के लिए, कि अब ये ख़त्म ना हो, इनके लिए नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ बनाए हुए हैं, और बहुत सारे एनिमल्स को बचाने के लिए, एक जगह रखने के लिए इनका एक स्पेशल जगह है। 102
ये नेशनल पार्क इन लोग के लिए बनाए हैं, वहाँ पर ही रहते हैं। 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वहाँ पर ही रहते हैं। एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमन बींग्स कितनी बार समझ लिया यार, बार बार ये दिमाग पका रहा है। तो चलो आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। और ये एक्सप्लॉइट करता है और कंज्यूम करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ एनिमल स्पीशीज एक्साइटिंग और सरफेस में अगर ऐसी तरह से अच्छी तरीके से ह्यूमन बीइंग रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा हमारे जो है हमारा जो आगे तक जो है हमारा तरक्की हो जाएगा। और हमारा जो है यही बात कहा जा रहा है कि सरफेस ज़्यादा देर तक रहेगा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम अपने सराउंडिंग के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे तो जो है अर्थ को हम एक सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सारे लाइफ इसमें रहेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते जाएंगे और ये कोर्स ऑफ टाइम के लिए चलता जाएगा। यही बताया जा रहा है। और मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ह्यूमन बीइंग सब कुछ कर सकता है। क्यों कर सकता है? वो अब मालिक हो गया। क्यों मालिक हो गया ना गाइस? क्योंकि हम ही पेड़ लगाएंगे जिससे हमारा जो है इन्वायरमेंट और बढ़ेगा। हम ही पेड़ काटते भी हैं जिससे कि इन्वायरमेंट बर्बाद होगा। और साथ ही साथ में जो है गाइस हम बहुत सारे अलग अलग काम कर पड़ते हैं, पॉल्यूशन कर देते हैं जिसकी वजह से भी इन्वायरमेंट गंदा होता है। हम बहुत सारे अलग अलग काम कर देते हैं। बहुत सारे हम अच्छे काम भी करते हैं, पॉजिटिव वर्क्स भी करते हैं और नेगेटिव वर्क्स भी करते हैं। तो हम पॉजिटिव वर्क्स तो करते जाएं पर नेगेटिव वर्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम कम करें, यानी कि पॉल्यूशन कम करें और डिफॉरेस्टेशन ना करें। तो ये जो है गाइस आप सबको ये वीडियो जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव्स के पास शेयर कीजिए कि जो है किसी भी पेड़ पौधों को ना काटें। और गाइज मेरा आपसे जो गाइज वादा है और गाइज मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे ही हमारे चैनल पर जो है 1K सब्सक्राइबर यानी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो जो गाइज है हम लोग करेंगे 100 के यानी 50 या 100 जो है हम लोग प्लांट को जो है ट्री को लगाएंगे। 50 से 100 ट्री लगाएंगे अगर आप हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट कर दोगे। ठीक है गाइज? सो यार वीडियो को कर दो लाइक और भाई दिल से भाई लाइक कर देना कि हमारे प्लांट को बचा के रखना है आप लोगों को। और मेरा वादा जो है आप अगर अपना वादा पूरा करेंगे 1K सब्सक्राइबर करके, वैसे ही मैं अपना वादा करूँगा 50 से 100 प्लांट्स लगा के। तो चलो अभी कीवर्ड्स है थोड़े मोड़े। तो यार कीवर्ड्स तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप खुद ही समझ जाओगे। तो गाइस कीवर्ड्स नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। एक बार बता भी देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कंपेरिजिंग ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वैरायटी ऑफ लाइफ इसमें होता है, इसमें अर्थ क्या करता है? प्लांट को कंपेरिजिंग करता है। एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर सारे लाइफ एक्सिस्ट होते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेशनल पार्क क्या होता है? ए वेल डेमार्केटेड रिजर्व एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इट डज नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पर भाई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। ह्यूमन अभी मालिक बन रहे थे, बहुत मालिक बन गए। यहाँ पर जो है सरकार ने कह दिया है कि यहाँ पर सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जगह बनाई जाती है। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं। यहाँ पर ह्यूमन जा तक नहीं सकते हैं, जा सकते हैं घूमने के लिए पर ऐसे ये वहाँ पर मतलब ह्यूमन एक्टिविटी कोई नहीं होता, यानी कि गाड़ी नहीं चलती है, बस नहीं चलता है। जा पर सकते हैं घूमने के लिए, वो वहाँ पर जा सकते हैं टिकट लेकर। ठीक है? और सेंचुरी भी होता है गाइस, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उसके बारे में दिया हुआ है। पहले ओशियन समझ लेते हैं। वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैलिनी वाटर ऑन अर्थ सरफेस। जो सैलिन वाटर है हमारे अर्थ पर उसको हम लोग ओशियन कहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होता है उसी तरह से। ए जियोग्राफी एरिया मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड परमिटेड। यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब नहीं होता है और परमिटेड नहीं रहता है। और यहाँ पर जियोग्राफी एरिया के लिए जो है कंजर्व करके रखा रहता है ये बायोडाइवर्सिटी, ऐसा है। ठीक है? तो आपको यहाँ पर जो है सब कुछ जो है चैप्टर नंबर जो है मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है। तो गाइस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट का सारा कुछ अगर आपका क्लियर हो गया तो दिल से भाई लाइक कर दो, कमेंट करके बताना गाइस कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। मैंने आपसे पहले कहा है अगर आप मेरा वादा पूरा करोगे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करोगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मैं 100 से 50 प्लांट्स जो है लगाऊंगा। और उसकी वीडियो भी जल्द से जल्द अगर आप कंप्लीट करोगे तो उसकी वीडियो भी हम डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन हैव ए गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।